दोस्तों, फार्मा टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दवाइयों के कंबाइन इफ़ेक्ट के बारे में। जब दो या दो से अधिक दवाएं एक साथ दी जाती हैं या थोड़े अंतराल में दी जाएं, तो हो सकता है कि वो एक दूसरे के प्रति उदासीन हो या एक दूसरे के एक्शन को बढ़ा दें, या इसके उल्टा भी हो सकता है। इस तरह की रिएक्शन फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक लेवल पे होती है। इस तरह के इफ़ेक्ट को दवाइयों के कंबाइन इफ़ेक्ट कहते हैं। ये कंबाइन इफ़ेक्ट होते हैं, पहला सिनर्जिज्म। जब एक ड्रग किसी दूसरी ड्रग के एक्शन को बढ़ावा दे या दोनों ड्रग मिलकर थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट को बढ़ा दें, तो इस तरह के एक्शन को सिनर्जेटिक एक्शन कहते हैं। सिनर्जेटिक दवाइयों के पेयर में शामिल दवाइयाँ या तो एक ही डायरेक्शन में अपना असर देती हैं, या कोई एक ड्रग इनेक्टिव होती है और दूसरे ड्रग के एक्शन को बढ़ाने का काम करती है। सिनर्जिज्म एक्शन भी दो तरह के होते हैं, पहला है एडिटिव और दूसरा है सुप्रा एडिटिव। तो सबसे पहले हम एडिटिव सिनर्जेटिक एक्शन को समझते हैं। एडिटिव इफ़ेक्ट शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दो दवाइयों को कंबाइन करने पर मिलने वाला इफ़ेक्ट उसी दवाई को अलग अलग देने पर मिलने वाले इफ़ेक्ट को जोड़ने पर मिलने वाले टोटल इफ़ेक्ट के बराबर होता है। इस तरह की दवाइयाँ एक ही मैकेनिज़्म से अपना एक्शन देती हैं। जैसे अगर आइबुप्रोफेन को पैरासीटामोल के साथ कंबाइन करके दिया जाए तो फाइनल इफ़ेक्ट अलग अलग इफ़ेक्ट को जोड़कर मिलने वाले इफ़ेक्ट के बराबर होगा। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि पैरासीटामोल को सिंगल लेने पर पेन में 2 पॉइंट की कमी आती है। उसी तरह आइबुप्रोफेन को सिंगल लेने पर 3 पॉइंट की कमी आती है, पर कंबाइन करके लेने पर दोनों दवाइयों के पॉइंट को जोड़कर इफ़ेक्ट मिलता है। मतलब पैरासीटामोल का 2 पॉइंट और आइबुप्रोफेन का 3 पॉइंट इज इक्वल टू 5 पॉइंट पेन में कमी आ रही है। यही एडिटिव इफ़ेक्ट होता है। मतलब दोनों के इफ़ेक्ट मैथमेटिकली प्लस हो जाते हैं। अगर बात की जाए साइड इफ़ेक्ट की, तो इन एडिटिव पेयर से मिलने वाले साइड इफ़ेक्ट अलग अलग देने पर मिलने वाले साइड इफ़ेक्ट से अलग हो सकते हैं। दूसरा है सुप्रा एडिटिव, जिसको पोटेंशिएशन भी कहते हैं। जब दो दवाइयों को कंबाइन करने पर मिलने वाला इफ़ेक्ट उसी दवाई को अलग अलग देने पर मिलने वाले इफ़ेक्ट को जोड़ने पर मिलने वाले टोटल इफ़ेक्ट से कहीं ज़्यादा होते हैं, तब इसे सुप्रा एडिटिव कहते हैं। इस तरह का इफ़ेक्ट तब मिलता है जब दवाइयाँ अलग अलग साइट पर एक्ट करती हैं, या एक दवाई दूसरे दवाई के फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में परिवर्तन लाती है। सुप्रा एडिटिव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिन। सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिन का कॉम्बिनेशन। यह दवाइयाँ अलग अलग साइट पर एक्ट करती हैं और बैक्टीरियल स्टैटिक होती हैं, पर जब यह कॉम्बिनेशन में दी जाती है तो बैक्टीरियोसाइडल हो जाती हैं। सिनर्जेटिक के बाद दूसरा है एंटागोनिज्म। जब दो ड्रग को कंबाइन करने पर कोई एक ड्रग किसी अन्य ड्रग के इफ़ेक्ट को या तो डिक्रीज कर देती है या समाप्त कर देती है, तब इस तरह के इफ़ेक्ट को एंटागोनिज्म कहते हैं। आमतौर पर एंटागोनिस्ट के पेयर में एक ड्रग इनेक्टिव होती है, पर दूसरे के इफ़ेक्ट को कम करती है, जिसका उपयोग पॉइजनिंग के केस में एंटीडोट के रूप में किया जाता है। एंटागोनिज्म के मैकेनिज्म के आधार पर ये हो सकते हैं। पहला है फिजिकल एंटागोनिज्म, दूसरा है केमिकल एंटागोनिज्म। फिजिकल एंटागोनिज्म यह दवाइयों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर आधारित होती है। जैसे चारकोल एल्कोलाइड को एब्जॉर्ब कर उसके सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन को रोक सकता है। चारकोल की इस प्रॉपर्टी के कारण इसका एल्कोलाइड पॉइजनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है केमिकल एंटागोनिज्म।
दो दवाइयाँ जब आपस में केमिकल रिएक्शन कर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं तब इन्हें केमिकल एंटागोनिज्म कहते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और एल्कोलॉइड। पोटेशियम परमैंगनेट इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। बारबिचरेट, क्लोरल हाइड्रेट एंड एल्कोलॉइड पॉइजनिंग होने पर ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट इन पॉइजन को ऑक्सीडाइज कर इनके एब्जॉर्प्शन को रोकता है। ऐसी कई और केमिकल रिएक्शन हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे, जैसे कुछ दवाइयों को एक ही सिरिंज या इन्फ्यूज़न की बोतल में मिक्स कर दिया जाए तब यह आपस में रिएक्ट कर सकती हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी ड्रग है। तो पहली है थायोपेंटोन को जब सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये आपस में रिएक्ट करती हैं। उसी तरीके से दूसरा है पेनिसिलिन जी और सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड। तीसरा है हेपेरिन के साथ अगर पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या हाइड्रोकॉर्टिसोन को कंबाइन किया जाता है तो वो केमिकली एंटागोनिस्ट का काम करती हैं। तीसरा है फिजियोलॉजिकल फंक्शनल एंटागोनिज्म। जब दो दवाइयाँ अलग अलग रिसेप्टर को बाइंड करती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में किसी फिजियोलॉजिकल फंक्शन पर अपना प्रभाव देती हैं, परिणाम स्वरूप यह एक दूसरे के इफ़ेक्ट को काउंटर बैलेंस करती हैं। जैसे कोई दो दवाइयाँ जिनमें से एक ब्लड प्रेशर को कम कर रही है और दूसरी ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है, तब यह एक दूसरे के इफ़ेक्ट को काउंटर बैलेंस कर रही हैं। ना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हिस्टामिन एंड एड्रेनालिन। ब्रोंकायल मसल्स पे जो एक्शन मिलता है वो अपोजिट मिलता है। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और ट्राइएमेट्रिन को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो यूरिनरी पोटेशियम एक्सक्रीशन में अपोजिट दोनों का इफ़ेक्ट मिलता है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन को जब एक साथ कंबाइन किया जाता है तो ब्लड शुगर का लेवल ना घटता है ना ही बढ़ता है। चौथा है रिसेप्टर एंटागोनिज्म। बहुत सी दवाइयाँ हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर कुछ खास रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना असर दिखाती हैं, जिन्हें एगोनिस्ट कहते हैं, जबकि अन्य दवाइयाँ या केमिकल मॉलिक्यूल जो इन रिसेप्टर को ब्लॉक करके एगोनिस्ट के एक्शन को रोक देते हैं उसे एंटागोनिज्म कहते हैं। यह एंटागोनिज्म की प्रक्रिया दो तरीके से होती है। पहला है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, इस एंटागोनिज्म की प्रक्रिया में एंटागोनिस्ट कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा करके सीधे रिसेप्टर के उस साइट पर बाइंड करता है जहां दवाइयां हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं, लेकिन यह एंटागोनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड होकर भी किसी तरह का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। एंटागोनिस्ट और रिसेप्टर के बीच होने वाली बॉन्डिंग के आधार पर इन्हें तीन सब टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव और इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव। दूसरा है इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव और नॉन इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव। तीसरा है स्यूडो इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म। तो पहला है रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव और इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इस तरह के रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म की प्रक्रिया में एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के उसी साइट पर प्रतिस्पर्धा कर बाइंड करता है जहां एगोनिस्ट बाइंड करके अपना इफ़ेक्ट देते हैं। रिसेप्टर और एगोनिस्ट के बीच में होने वाले बॉन्ड मजबूत नहीं होते और यह रिवर्सिबल होता है। यह बॉन्ड एंटागोनिस्ट के कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करता है। अगर कंसंट्रेशन लो है तब यह बॉन्ड मजबूत नहीं होगा। इसी तरह ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ने पर यह प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करती है और रिसेप्टर से बाइंड करने की रेस में जीत जाती है। उदाहरण है एट्रोपिन जो एसिटाइल कोलिन और बीथामकोल को मस्करिनिक रिसेप्टर के लिए कंपटीशन करके रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म प्रोड्यूस करती है। दूसरा है इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव और नॉन इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव।
इस तरह के एंटागोनिज्म में एंटागोनिस्ट प्रतिस्पर्धा कर उसी रिसेप्टर पर बाइंड करता है जहां एगोनिस्ट बाइंड करता है, पर यह जो बाउंड है वो काफ़ी मजबूत होता है और यह इरिवर्सिबल होता है। इस मजबूत कोवैलेंस बॉन्ड के कारण एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद भी यह एंटागोनिस्ट को हटाकर खुद रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाता है और एंटागोनिस्ट का इफ़ेक्ट रिवर्सिबल ना होकर इरिवर्सिबल हो जाता है। तीसरा है स्यूडो रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव। पहले हमने देखा कि कई दवाइयाँ इरिवर्सिबल रूप से रिसेप्टर से बाइंड करती हैं, पर कुछ केस में दवाइयाँ इरिवर्सिबल रूप से बाइंड तो करती हैं पर वह सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं कर पाती हैं। अगर एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो यह स्पेयर में उपलब्ध रिसेप्टर से बाइंड करती हैं और एंटागोनिज्म को ख़त्म कर देती हैं। इस तरह अगर एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो एगोनिस्ट का इफ़ेक्ट कम होने लगता है। इसलिए इस तरह के कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म को स्यूडो रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म कहते हैं। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के उस साइट पर बाइंड करता है जो एगोनिस्ट के बाइंडिंग साइट से अलग होता है, पर एंटागोनिस्ट की साइट पर बाइंडिंग करने के बाद रिसेप्टर में इस तरह के बदलाव आते हैं कि एगोनिस्ट के बाइंडिंग साइट भी चेंज हो जाती है और इस बदलाव के कारण एगोनिस्ट अपनी साइट पर बाइंड नहीं कर पाता है। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म दो प्रकार के होते हैं। पहला है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म थ्रू इंटरफेरेंस इन द डाउनस्ट्रीम इवेंट्स ऑफ रिसेप्टर एक्टिवेशन। इस प्रकार के नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में एंटागोनिस्ट रिसेप्टर पर बाइंड ही नहीं करता, मतलब उस रिसेप्टर पर बाइंड ही नहीं करता जिस पर एगोनिस्ट बाइंड करते हैं, बल्कि रिसेप्टर और एगोनिस्ट के माध्यम से होने वाले आगे की प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे रिसेप्टर और एगोनिस्ट के बाइंड होने पर उत्पन्न होने वाला प्रभाव रुक जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एगोनिस्ट नॉरएपिनेफ्रिन और एंजियोटेंसिन सेकेंड अल्फ़ा 1 और AT1 रिसेप्टर पर अलग अलग बाइंड करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कैल्शियम चैनल का खुलना और डीपोलराइजेशन होता है, जो आगे चलकर वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है और आखिर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेजोसिन और लोजार्टेन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के रूप में इन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और आगे होने वाले इवेंट्स को रोक देते हैं, जबकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे निफेडिपिन इन रिसेप्टर्स पर बाइंड ही नहीं करते, बल्कि कैल्शियम चैनल को ओपन होने से रोक देते हैं। दूसरा है एंटागोनिज्म थ्रू एलोस्टेरिक रिसेप्टर साइट बाइंडिंग। एलोस्टेरिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करते हैं जो एगोनिस्ट की बाइंडिंग साइट से बिल्कुल अलग होते हैं। एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट के बीच होने वाली कंपटीशन नहीं होती है, बल्कि यह अपनी अलग ही साइट पर एक्ट करते हैं, जिसे एलोस्टेरिक रिसेप्टर साइट कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एगोनिस्ट और रिसेप्टर के बाइंड होने पर भी रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। उदाहरण है जैसे फ्लूमाजेनिल गाबा रिसेप्टर पर बाइंड करके बेंजोडाइजेपिन्स को एंटागोनाइज करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपको वाकई यह वीडियो पसंद आया है? तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त या स्टूडेंट के काम आ सकता है तो प्लीज़ इसका लिंक व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ऐप पर शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।